बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलॉसफी ऑफ लॉ LLB पार्ट 1 का सब्जेक्ट है और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो उसका पोर्शन जो है वो थ्योरीज ऑफ लॉ है या लीगल थ्योरीज है, जो कि 6 काइंड्स लीगल थ्योरीज की जो है वो इनकॉर्पोरेट की हुई हैं हमारे फिलॉसफी ऑफ लॉ के सिलेबस में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये हमें क्यूरीज भेजी कि आप जो है काइंडली थ्योरीज ऑफ लॉ के ऊपर लेक्चर जो है वो अपलोड करें। आज हम जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं वो है थ्योरीज रिगार्डिंग लॉ। क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो आ चुके हैं, लिहाजा इसको समझना ज़रूरी है कि लॉ और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो क्या हैं और बेसिकली उन थ्योरीज का मकसद क्या है। आज हमारा ये जो टॉपिक है थ्योरीज रिगार्डिंग लॉ है, जो आपका फिलॉसफी ऑफ लॉ के सब्जेक्ट में एक मेजर पोर्शन है। माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है ये पेपर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके LLB पार्ट 1 का, और ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें लॉ की मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 हम उनके ऊपर भी लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है बेसिकली ये 5 क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर अप होते हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ के सब्जेक्ट में। इसमें 6 तरह की थ्योरीज जो हैं वो बताई गई हैं सिलेबस के मुताबिक। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लॉ क्या है, थ्योरी क्या है, हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है, और वो कौन कौन सी डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमारे LLB के करिकुलम का हिस्सा हैं। लॉ क्या है? बेसिकली अगर हम इसको आम जबान में समझने की कोशिश करें तो लॉ इज बेसिकली अ पैरामीटर जो हमें यह बताता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फेयर क्या है, अनफेयर क्या है, जस्ट क्या है और अनजस्ट क्या है। मीनिंग देयर बाय कि वो कौन सी लिमिटेशंस हैं या वो कौन सी बाउंड्रीज हैं जो आप जिनको क्रॉस नहीं कर सकते। व्हाट आर द एक्ट्स यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट आर द एक्ट्स और ओमिशन विच आर प्रोहिबिटेड टू डू। ये है बेसिक आइडिया लॉ क्या है। अब चूंकि सब्जेक्ट है हमारा फिलॉसफी ऑफ लॉ, तो इसमें हमने लॉ की बेसिक आइडियाज और उसको जो है वो मुख्तलिफ डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करनी है। फिलॉसफी को अगर मैं इन ब्रीफ सेंस आपको बताऊं तो फिलॉसफी बेसिकली ये है कि रिसर्च बेस्ड एनालिसिस ऑन एन एग्जिस्टिंग फैक्ट। जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आप 5WH फैमिलीज जिसे बोला जाता है उसको आप अपने मद्देनजर रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग फैक्ट है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक बोर्ड मार्कर है, ये एक एग्जिस्टिंग फैक्ट है, तो हम अगर फर्स्ट टाइम ये हमारे पास एक चीज आई है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होते हैं ये आपको लीड्स करते हैं टुवर्ड रिसर्च। जब आप रिसर्च की तरफ जाते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर, जब आप रिसर्च करते हैं तो उसे बोला जाता है फिलॉसफी। और जब आप लॉ के ऊपर रिसर्च करते हैं, लॉ के किसी पॉइंट के ऊपर रिसर्च करते हैं या लॉ के बेसिक आइडिया व्हाट इज लॉ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वो आपका होता है फिलॉसफी ऑफ लॉ। अब फिलॉसफी ऑफ लॉ में एक जो मेजर पोर्शन हमारे सब्जेक्ट में आता है वो थ्योरीज रिगार्डिंग लॉ। अब हमने ये देखा लॉ क्या है, हमने ये भी देखा कि बेसिकली फिलॉसफी क्या है। अब जो चीज समझना जरूरी है कि वो थ्योरी क्या है। थ्योरी को समझने के लिए हमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि थ्योरी क्या है और हाइपोथेसिस क्या है। और थ्योरी और हाइपोथेसिस को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि लीगल थ्योरी क्या है। हाइपोथेसिस बेसिकली जब आप कोई भी एक आइडिया जनरेट करते हैं इन योर माइंड, अभी आपने उस आइडिया के ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं दिया, उसके ऊपर कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं किया, उसके ऊपर आपने कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टडी नहीं की, जस्ट वो एक आइडिया है और वेग सा आइडिया है, तो वो है आपका हाइपोथेसिस। जब आप उस अपने आइडिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5WH फैमिलीज को अपने माइंड में रखते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ETC। तो आप एक फाइनल कंक्लूजन अपने माइंड में ड्रॉ करते हैं कि फॉर एग्जांपल
आपके सामने एक वेग सा आइडिया ये है कि व्हाट इज लॉ, कि एक कानून है क्या, ये एक हाइपोथेसिस है। अब आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपने उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करनी है, और इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करने के बाद आप फाइनल जब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि भाई मेरी तो इन्वेस्टिगेटिव स्टडी के मुताबिक लॉ जो है वो ये है, वो आपकी एक थ्योरी होगी। और चूंकि आपका जो इन्वेस्टिगेटिव स्टडी है वो आपकी लॉ के ऊपर है, तो वो जो आपकी थ्योरी होगी उसे हम कहेंगे थ्योरी ऑफ लॉ या लीगल थ्योरी। सो हाइपोथेसिस इज एन वेग आइडिया, उसके ऊपर आपने अभी किसी किस्म का कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, उसके ऊपर किसी किस्म की आपने कोई रिसर्च नहीं की, कोई आपने उसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी नहीं की, तो वो है आपका हाइपोथेसिस। अब अगर आपने लॉ के किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर या व्हाट इज लॉ के ऊपर आपने वो जो आपका हाइपोथेसिस था, वो जो वेग आइडिया था, उसके ऊपर आपने सिस्टमैटिक स्टडी की, साइंटिफिक स्टडी की, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी की, तो आप एक नतीजे पे पहुंचे कि मेरे मुताबिक, तो मेरी स्टडी के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक कानून जो है हम इस चीज को कहेंगे, वो आपकी एक लीगल थ्योरी होगी। अब लीगल थ्योरीज जो हैं बेसिकली तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे फिलॉसफी ऑफ लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें 6 किस्म की लीगल थ्योरीज जो हैं वो हमारे LLB पार्ट 1 के फिलॉसफी ऑफ लॉ के करिकुलम में जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। सो बढ़ते हैं हम अपनी थ्योरीज की तरफ। पहली जो हम थ्योरीज में देखते हैं वो है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। अब ये जो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ है, इसके जो चीफ एक्सपोनेंट थे वो थे अरिस्टोटल। अब ये जो वर्ड है नेचुरल, ये नेचुरल वर्ड निकला है नेचर से। अब नेचर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखें, आपके जितने भी हैवानात हैं, दरख्त हैं, या जो भी जानदार चीजें हैं वो आपकी नेचर का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर है, दिन का उभरना, सूरज का गरूब होना, ये तमाम चीजें नेचर का हिस्सा हैं। सो अगर नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ को हम देखें तो हमें यह बताया जाता है कि हर वो चीज जो ह्यूमन नेचर पे बेस करती है। अब नेचर वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था, उसको हम अगर नैरो डाउन करें तो हम उसको लेके आएंगे ह्यूमन नेचर के कॉन्टेक्स्ट में। अब ह्यूमन नेचर क्या है? इंसानी फितरत। और ह्यूमन नेचर जो है वो बेस करती है रैशनैलिटी पे, विजडम पे, अकल पे, शऊर पे। इंसान को अल्लाह ताला ने एक अक्लो शऊर दिया है, वो इस चीज को परसीव कर सकता है कि ये उसके लिए सही है और ये उसके लिए गलत है। अब नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ ये कहते हैं कि लॉ इफ बेस्ड अपॉन ह्यूमन नेचर देन इट इज अ लॉ अकॉर्डिंग टू नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इंसानी फितरत ये कहती है कि उसको तकलीफ ना पहुंचाई जाए, इंसानी फितरत ये कहती है कि उसको कत्ल ना किया जाए, उसे राइट टू लाइफ ना लिया जाए, इंसानी फितरत ये कहती है कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो उसको प्रोवाइड की जाए। सो अगर तो कोई भी एक चीज या कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ओमिशन जो ह्यूमन नेचर पे बेस करता हो कि इंसानी फितरत जिस चीज को सही कहती हो तो वो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ के मुताबिक सही है, और अगर किसी चीज को इंसानी फितरत ये कहती हो कि वो सही नहीं है या वो गलत है तो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ के मुताबिक वो चीज गलत है, या इसके मुताबिक कानून की नजर में वो चीज गलत होगी। बेसिकली नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ का ये आइडिया है कि लॉ मस्ट बी बेस्ड अपॉन ह्यूमन नेचर। अगर ह्यूमन नेचर किसी चीज को सही कहती है तो लॉ भी लॉ की नजर में वो सही है, और अगर ह्यूमन नेचर किसी चीज को गलत कहती है तो लॉ की नजर में वो चीज गलत है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी हमारी है लीगल पॉजिटिविज्म। अब ये जो लीगल पॉजिटिविज्म है इसका जो चीफ एक्सपोनेंट था वो था जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने बेसिकली ये कहा कि देखें, आप अगर नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ को देखते हैं तो इसमें एक बेसिक एलिमेंट जो प्रिवेल कर रहा है वो है मोरालिटी का। अब मोरालिटी का क्या? हमारी नेचर और हमारी मोरालिटी बोथ आर कोलैबोरेटेड विद ईच अदर, कि अगर नेचर है तो मोरालिटी है, मोरालिटी है तो नेचर है। नेचर ने ही हमें इखलाकियात दी, तो जो चीज़ इखलाकियात के दायरे में है नेचर उसको सही कहेगी, जो चीज़ इखलाकियात के दायरे में नहीं है नेचर उसको गलत कहेगी। सो इसी तरह ये पैरेलल मोरालिटी के साथ ये चलती है। लेकिन जॉन ऑस्टिन ने इसके बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट दिया। इसने कहा नहीं भाई, अगर तो सॉवरन ने कोई कमांड दे दी, सॉवरन मीन किंग, बादशाह, कोई भी जो इक्तदार आला में है, कोई भी जो है वो मुनार्क है या प्रेसिडेंट है किसी मुल्क का, जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, अगर उसने ये कह दिया कि आपने फलां काम करना है,
मीनिंग देयर बाय कि उसका ये कह देना इज कमांड ऑफ ए सॉवरन। और अगर सॉवरन ने एक कमांड दे दी तो उसको लाजमी आपने फॉलो करना है, बिकॉज कमांड ऑफ सॉवरन इज ऑलवेज बैक्ड बाय द सैंक्शंस। सैंक्शंस मीन सजाएं, पेनल्टीज, कि अगर आप सॉवरन की कमांड को नहीं मानेंगे, सॉवरन ने कमांड दी कि आपने ए ने बी के साथ ये एक्ट करना है, या आपने अपने मुल्क में या अपनी स्टेट में इसके बाद ये इस तरह से आपने एक चीज को फॉलो करना है, और अगर आप उसको नहीं मानते तो यू विल बी पेनलाइज्ड, क्योंकि कमांड ऑफ सॉवरन जो है उसके पीछे ऑलवेज सैंक्शंस होती हैं। तो इसने ये कहा कि देखें जी, सॉवरन ने जो कमांड दे दी वो लॉ है, और ऐसी कमांड जिसके पीछे सैंक्शंस हो इज अ लॉ। तो क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ तो हमें ये बताती है कि नेचर से जो चीज मुताबिकत रखती है, ह्यूमन नेचर के मुताबिक जो चीज है वो लॉ है। लेकिन जॉन ऑस्टिन ने जो व्यू दिया कि कमांड ऑफ सॉवरन इज अ लॉ, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सॉवरन एक ऐसी कमांड दे दे कि जो नेचर के खिलाफ हो, सॉवरन अगर एक ऐसी कमांड दे देता है कि जो नेचर के खिलाफ हो, तो क्या वो भी लॉ होगा? तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ के मुताबिक तो वो लॉ नहीं होगा। लेकिन लीगल पॉजिटिविज्म या ऑस्टिनियन थ्योरी या कमांड थ्योरी जो है, इसके मुताबिक वो लॉ होगा, क्योंकि जॉन ऑस्टिन ये कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, चाहे उसमें एथिक्स एंड मोरालिटी का कॉन्सेप्ट या आंसर हो या ना हो, सॉवरन ने जो बात कह दी उसको लाजमी ओबे करना होगा, फॉलो करना होगा, कंप्लाई विद करना होगा, बिकॉज इनकी नजर में, इनकी अपनी लॉ के ऊपर रिसर्च या उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड एनालिसिस या साइंटिफिक या इन्वेस्टिगेटिव स्टडी के बाद वो इस नतीजे पे सर जॉन ऑस्टिन पहुंचे हैं कि लॉ इज जस्ट अ कमांड ऑफ सॉवरन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन, उसका मोरालिटी और एथिक्स के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको बोला जाता है लीगल रियलिज्म। अब लीगल रियलिज्म की ये जो थ्योरी है ये बेसिकली आती है 1881 में, और इसके जो चीफ एक्सपोनेंट हैं ओलिवर डब्ल्यू होम्स, एल जो है वो साइलेंट है, ओलिवर डब्ल्यू होम्स। ये हमें ये बताते हैं कि देखें रियलिज्म मीन रियलिस्टिक अप्रोच। अब रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? देखें, आपने कागजी कार्रवाई जितनी मर्जी कर ली, भाई आप उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस हद तक करते हैं, आप उसको मानते किस हद तक है, आप उसके ऊपर अबाइड बाय किस हद तक कर रहे हैं, आप उसकी कंप्लायंस किस हद तक कर रहे हैं। तो इस थ्योरी ने ये जनरेट किया। देखें, लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, धड़ाधड़ बेशक कानून वो बनाती रहे, लेकिन जब तक उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, फॉर एग्जांपल उसने कानून ए से जेड तक कानून बनाए, अब उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो किसका काम है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो जुडिशरी का काम है। तो अगर जुडिशरी उसके ऊपर कंप्लायंस जो है या उस लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए से लेकर डी या एफ तक कर रही है, तो इनकी नजर में यह होगा कि बाकी लेजिस्लेचर ने जितने भी कवानीन बनाए हैं, हम उन कवानीन को कवानीन नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि जहां तक उसको रियलिस्ट अप्रोच नहीं मिलेगी, जब तक उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक हम ऐसे कानून को कानून जो है वो नहीं मानेंगे। मीनिंग देयर बाय ये कहते हैं कि जज मेड लॉज, जब तक एक जज हतमी फैसला नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को हम कानून नहीं मानते, बल्कि जज के बनाए हुए फैसले को हम कानून मानते हैं, यानी कि जज मेड लॉज। और इसका जो चीफ एक्सपोनेंट है ओलिवर डब्ल्यू होम्स। अब इसमें अगर हम इसकी इन डेप्थ स्टडी में जाएं, वैसे बेसिकली हमारा जो करिकुलम है उसमें अमेरिकन लीगल रियलिज्म को ही ज्यादा जो है क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, लेकिन आप इसमें जो है वो फ्लो चार्ट बना के दोनों को आप मेंशन कर सकते हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास आते हैं, एक अमेरिकन लीगल रियलिज्म और एक स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज्म। अब ये जो अमेरिकन लीगल रियलिज्म है ये कहते हैं कि देखिए, पार्लियामेंट का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं है कानून बनाने में, जज जो फैसला कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वही कानून है। क्योंकि देखिए, कानून का मकसद क्या है? इंसाफ की फराहमी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ का नफाज। वो तो आपकी जुडिशरी कर रही है, तो आपकी पार्लियामेंट को तो होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में जजेस बैठे हैं, वो हाई विजडम, हाई मोरालिटी, रैशनैलिटी उनके पास है, वो अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक वो केसेस के फैक्ट्स को देखते हैं और उसके मुताबिक जो भी इंसाफ के तकाजों के मुताबिक जो भी फैसला होता है उसको पूरा करते हैं, और वो कानून का दर्जा रखता है। सो देयर इज नो नीड टू बी अ पार्लियामेंट इन अ स्टेट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लीगल रियलिज्म। इसी के पैरेलल अगर हम स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज्म को देखें तो वो कहते हैं, देखें, पार्लियामेंट है गुड,
पार्लियामेंट कानून बना रही है, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है वो लाजमी जो है जज के ऊपर अप्लाई होगा, मीनिंग देयर बाय कि जज हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जज को ये लगे कि कहीं पे उसको पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से मदद दरकार है तो वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कंसिडर जरूर कर सकती है, रेकमेंड जरूर कर सकती है, बट जज और कोर्ट इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू ओबे द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मुख्तसर बताऊं तो अमेरिकन लीगल रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ठीक है, अगर जज जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पे बाउंड नहीं है, जज हैज to make the decision according to his wisdom and rationality, but in case of any ambiguity or confusion he may take recommendation or suggestions from the law made by the parliament. उसके बाद now we have to move to our fourth theory which is legal formalism. अब ये जो legal formalism की थ्योरी है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आज के दौर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि लीगल फॉर्मलिज्म जो है ये इसके जो चीफ एक्सपोनेंट थे कोलंबस लैंगडल हमें यह बताते हैं कि देखें एक मुल्क में लेजिस्लेचर मौजूद है जिसका काम है कानून बनाना, और जज जो है उसका काम है लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून के मुताबिक फैसला करना, मीनिंग देयर बाय कि लॉ मस्ट बी मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जो कानून है, लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है सिर्फ और सिर्फ वही कानून है, जज का काम सिर्फ और सिर्फ उस पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मुताबिक फैसला करना है। यानी कि जिस तरह आजकल अगर आप स्टेट्स को देखें, इवन के पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है और हमारी जो जुडिशरी है वो उसी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की इंटरप्रिटेशन करती है फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा जिस थ्योरी की प्रेवलेंस है वो लीगल फॉर्मलिज्म है। अगली थ्योरी की तरफ हम आते हैं जी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये हैंस केल्सन ने दी थी। अब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है इसमें और ये जो लीगल पॉजिटिविज्म है इसमें जरा एक चीज समझने वाली है कि थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है। अब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में हैंस केल्सन ये कहता है कि लॉ मस्ट बी बेस्ड अपॉन ग्रैंड नॉर्म, और लीगल पॉजिटिविज्म वाले ये कहते हैं कि लॉ मस्ट बी बेस्ड अपॉन कमांड ऑफ सॉवरन। अब ग्रैंड नॉर्म और कमांड ऑफ सॉवरन में क्या फर्क है? कमांड ऑफ सॉवरन ये है कि सॉवरन ने जो कमांड दी, जिस टाइम पे दी, जब दी, वो एक लॉ है। लेकिन अगर हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को देखें तो वो कहता है नहीं, हर स्टेट की एक ग्रेट या बेसिक आइडियोलॉजी होती है और सॉवरन भी ड्यूटी बाउंड है उस ग्रेट आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करने का। सॉवरन अनलिमिटेड नहीं है, इसमें अनलिमिटेड सॉवरेनिटी की बात है, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी या कंट्रोल्ड सॉवरेनिटी की बात है अकॉर्डिंग टू द ग्रेट आइडियोलॉजी ऑफ दैट नेशन और स्टेट। एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो ग्रेट आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना, मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान की जो ग्रेट आइडियोलॉजी इज एन इस्लाम। अब पाकिस्तान में अगर सॉवरन भी मौजूद है तो कमांड ऑफ सॉवरन तो लॉ होगी, लेकिन वो जो कमांड ऑफ सॉवरन होगी वो पाकिस्तान की ग्रेट आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाय अगर कोई हेड ऑफ स्टेट है पाकिस्तान का तो वो अगर इस थ्योरी के मुताबिक कोई कमांड देता है तो वो इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम और लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। यानी कि ग्रैंड नॉर्म, लॉ मस्ट बी बेस्ड अपॉन ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म इन ग्रेट आइडियोलॉजी। अगर एक कानून ग्रेट आइडियोलॉजी या ग्रैंड नॉर्म के ऊपर बेस करता है देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्योर। अगर वो प्योर कंसिडर हो रहा है मीनिंग देयर बाय कि वो ग्रैंड नॉर्म के ऊपर बेस करता है और वही प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के मुताबिक लॉ होगा। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी लास्ट जो थ्योरी है, ये बेसिकली एक रीसेंट थ्योरी है। अभी अगर हम क्रिटिकल लीगल थ्योरी को देखें तो क्रिटिकल लीगल थ्योरी हमें यह बताती है कि कानून जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसके ऊपर जो स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहा है उसको क्रिटिकल लीगल स्टडीज का नाम दिया जाता है। इवन आप अगर इसको सर्च भी करें तो आपको इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो व्यूज और वो चीजें आपको रिसेंट में मिलती हैं। ये जो क्रिटिकल लीगल स्टडीज वाले हैं इनकी जो थ्योरी है क्रिटिकल लीगल थ्योरी, चूंकि ये नाम से ही जाहिर हो रहा है क्रिटिकल, क्रिटिक्स करना, तनकीद करना। अब ये क्या कहते हैं कि लॉ मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि कानून जो है वो एक सियासत से मावरा होना चाहिए, सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज में अगर सियासत इन्वॉल्व है तो वो इनकी नजर में वो कानून नहीं है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम की तमाम थ्योरीज को नेगेट कर रहे हैं। किस तरह
कि नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि लॉ मस्ट बी बेस्ड अपॉन ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आप लीगल पॉजिटिविज्म को देखें, कमांड ऑफ सॉवरन इज एन आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसी तरह अगर लीगल रियलिज्म को देखें, जज मेड लॉज, यहां पे भी आपको पॉलिटिक्स मिलती है, आपको फॉर्मलिज्म में भी पॉलिटिक्स मिलती है, यहां पे भी पॉलिटिक्स है। मीनिंग देयर बाय कि ये तमाम की तमाम जो लीगल थ्योरीज हैं उनको ये निगेट करते हैं, कहते हैं कि सारी की सारी थ्योरीज गलत हैं। लेकिन जब इनसे ये पूछा जाता है कि देखें थ्योरी, आप अपनी एक ओपिनियन को थ्योरी बोल रहे हैं, तो थ्योरी मस्ट बी रीच्ड अपॉन सम कंक्लूजन, तो ये जो थ्योरी है ये अभी तक किसी हतमी कंक्लूजन के ऊपर या किसी फाइनल डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच सकी कि चलें क्रिटिकली इन्होंने इवेल्युएट कर दिया कि तमाम की तमाम थ्योरीज गलत हैं, क्योंकि लॉ मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, और तमाम थ्योरीज में जो कानून बन रहा है या कानून की जो वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या कानून के बेसिक कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स का आंसर है। तो जब ये कहा जाता है कि लॉ अगर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, देन व्हाट इज लॉ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर अभी तक इनके पास नहीं है, क्योंकि ये क्रिटिकल लीगल स्टडीज वाले अभी तक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर लॉ को जो है वो पॉलिटिक्स से फ्री किया जाए या लॉ मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पॉलिटिक्स, देन व्हाट इज लॉ। इस नतीजे पे ये नहीं पहुंच सके। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग थ्योरीज ऑफ लॉ क्लियर हो चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा कि हाइपोथेसिस क्या है, थ्योरी क्या है, लीगल थ्योरी क्या है, और वो कौन सी 6 थ्योरी हैं जो हमारी फिलॉसफी ऑफ लॉ के करिकुलम में जो है वो ऐड की गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।